जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले हम लोग वीडियो की शुरुआत में जो मैंने आपसे कल प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर जान लेते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार द्वारा। ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर होने वाला देश कौन सा है? तो अभी अमेरिका ने अपने आप को ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर कर लिया है और इसके पीछे उन्होंने रूस का नाम लिया है। यानी कि रूस के द्वारा जो अपने रक्षा क्षेत्र के इक्विपमेंट हैं उनको हाइड किया जाता है या फिर नियमों का उल्लंघन किया जाता है इस ट्रीटी के, उसी के कारण अमेरिका ने यहाँ पर अपने आप को बाहर कर लिया है। और अमेरिका के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि उन्होंने WHO से बाहर होने की भी घोषणा कर दी है। द इकाबॉग नामक पुस्तक की बात करते हैं तो इसे लिखा है J.K. रॉलिंग ने। किसने? J.K. रॉलिंग ने। और हैरी पॉटर सीरीज की जो भी पुस्तकें हैं वह भी J.K. रॉलिंग के द्वारा ही लिखी गई हैं। भारत द्वारा किस देश में इंडिया नामक वार गेम सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो ये वार गेम सेंटर बनाया है भारत ने युगांडा देश में। और भारतीय नौसेना द्वारा किस नाम से PPE किट का निर्माण किया गया है? तो ये नाम है नौरक्षक। यानी कि नौरक्षक के नाम से हमारी नौसेना के द्वारा पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट का निर्माण किया गया है। और भारत PPE किट के निर्माण के मामले में दुनिया में चीन के बाद में दूसरे स्थान पर है। ये हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने कल ऐप के ऊपर क्विज दिया था। तो अनंत कुमार पहले स्थान पर रहे, रविंद्र कश्यप, DR मीना, हितेश शाखा, युवराज पांडे, ग्रेटर गॉडनेस, देवराज मीना, जयबीर सिंह और आपके 10वें स्थान पर रहे हैं राजकुमार आनंद। तो यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका स्थान क्या है। आपको मुख्य रूप से कोशिश यही करनी है कि कम से कम डेली क्विज में जो भी आपके क्वेश्चन हो उनका उत्तर आपके द्वारा सही सही दिया जाए। और इस वीडियो की जो PDF है वह आप टेलीग्राम पर केवी गुरुजी सर्च करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप सिंपली विजिट करें www.kvguruji.in पर। यहां पर भी आपको PDF मिल जाया करेगी। और एक जरूरी बात, YouTube के ऊपर आपको काफ़ी सारे चैनल मिलेंगे जो कि डेली करंट अफेयर पढ़ाते हैं। कई सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि मुझसे बेहतर भी पढ़ाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप लोग करंट अफेयर की बात करेंगे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे ज़्यादा बेहतर वीडियो आपको मेरी ही मिलेगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह मेरी ही वीडियो से पूछे जाते हैं। और एक सवाल अक्सर आप लोगों के द्वारा ये भी पूछा जाता है कि ये जो वीडियो है वह किन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि किन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग इसे देख सकते हैं। तो UPSC को छोड़ करके बाकी आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि हमारे देश भारत में होता है, तो आप लोग इस वीडियो को बिना किसी शक के साथ में देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। चलिए अब पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका होता है 15 सितंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन D करेक्ट होगा। अब बात हुई है यहाँ पर इंजीनियर्स की, तो ध्यान रखिएगा यह जो दिवस है हमारे देश के विकास में इंजीनियरों का क्या योगदान है, उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। अब ये भी सवाल उठता है कि 15 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे भारत के महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म दिवस होता है 15 सितंबर के दिन। और इसी दिन इसीलिए हमारे द्वारा राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं यहाँ पर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की, तो ध्यान रखिएगा 1955 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इन्हें आधुनिक मैसूर का जनक भी कहा जाता है। किसका? जो हमारा मॉडर्न मैसूर है कर्नाटक का, उसका जनक भी कहा जाता है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, टिकटॉक ने किस वैश्विक कंपनी को अमेरिका में संचालन के लिए तकनीकी साझेदार चुना है? तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को थोड़ा सा समझ लेते हैं। दरअसल भारत सरकार के द्वारा आपको पता होगा कि 2 किस्तों में जो चीनी ऐप हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। और यहाँ पर दुनिया भर के देशों का यह मानना है कि चीन की जो सरकार है उसका पूरी तरीके से नियंत्रण होता है चीन की कंपनियों के ऊपर। और इसलिए चीन की जो भी कंपनी होती है
वह अपनी डेटा को सरकार को दे देती है और इस डेटा का यूज चीन के द्वारा गलत तरीके से किया जाता है। तो इसी के मद्देनजर भारत के द्वारा बैन लगाया गया था टिकटॉक के ऊपर और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने टिकटॉक कंपनी को एक निर्देश दिया था कि आपको अगर अमेरिका में अपना संचालन करना है तो यहाँ पर अपने व्यापार को आपको किसी अमेरिका की कंपनी को सौंपना होगा। तो इसी क्रम में ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट इन कंपनियों ने बोली लगाई और फाइनली जाकर के जो ये चीन की कंपनी है टिकटॉक, इसने अपने अमेरिका के संचालन को ओरेकल कंपनी को देने की घोषणा कर दी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी यानी कि ओरेकल करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, चीन की कंपनी है बाइट डांस और उसी का एक प्रोडक्ट है टिकटॉक, यानी कि यह एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। और ओरेकल कंपनी की बात करते हैं तो यह अमेरिका की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के फील्ड की एक कंपनी है। अध्यक्ष इसके हैं लैरी एलिसन और सीईओ इसके हैं सैफरा कैज। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसको यहां पर दोबारा चुना गया है? तो हरिवंश नारायण सिंह जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, एक बार फिर से इनको राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुन लिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करते हैं यहां पर हरिवंश नारायण सिंह जी की, तो ध्यान रखिएगा जनता दल यूनाइटेड यानी कि बिहार की जो क्षेत्रीय पार्टी है जेडीयू, उसी के ये सांसद हैं हमारी राज्यसभा में और पहली बार अगस्त 2018 में ये राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुने गए थे। आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो राज्यसभा है उसमें दो लोग आपको मिलेंगे मुख्य रूप से। एक तो होते हैं हमारे सभापति जी, तो जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं वही सभापति के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि राज्यसभा की कार्यवाही को संचालित करना है और उस दौरान हमारे सभापति जी अनुपस्थित होते हैं, तो फिर उपसभापति के द्वारा सभापति के रूप में कार्य किया जाता है। तो हरिवंश नारायण सिंह जी यहाँ पर एक बार फिर से उपसभापति के रूप में चुने गए हैं। और प्रदीप कुमार जोशी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे यूपीएससी के नए चेयरमैन बन गए हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक व सामाजिक परिषद के यूएनसीएसडब्ल्यू के सदस्य के रूप में भारत के साथ अन्य कौन सा देश चुना गया है? तो यहाँ पर चुना गया है अफगानिस्तान, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग आइए इसको समझ लेते हैं। आपने यूएन के बारे में जरूर पढ़ा होगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ा होगा। और संयुक्त राष्ट्र की 6 मुख्य बॉडीज होती हैं, जिनमें से एक आपका है इकोसॉक, यानी कि आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे हम लोग इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के नाम से जानते हैं। तो ये जो इकोसॉक है वह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख निकायों में से एक है। अब बात करते हैं यहाँ पर इकोसॉक की, तो इकोसॉक की एक बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन। तो ये जो बॉडी है इसमें जो हमारे विभिन्न महाद्वीप हैं उनके लिए कोई ना कोई देश सदस्य बनता है। तो इसी प्रकार से जो एशिया प्रशांत का क्षेत्र है उसके लिए 2 सदस्यों का चुनाव किया जाना था। तो अफगानिस्तान यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा था, भारत भी था, चीन भी था, तो 2 ही लोगों का चुनाव किया जाना था। तो एक चुना गया है भारत और दूसरा यहाँ पर चुना गया है अफगानिस्तान, यानी कि चीन को इसमें हार का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर के 54 देशों ने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 39 वोट मिले अफगानिस्तान को और भारत को यहाँ पर 38 मत मिले हैं। इकोसॉक की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसकी जो यूएन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन है, इसके द्वारा मुख्य रूप से महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए और लिंग समानता के लिए कार्य किया जाता है। बात करते हैं इकोसॉक की, तो स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका भी आपको मिल जाएगा न्यूयॉर्क में और इसके अध्यक्ष मुनीर अकरम। तो ध्यान रखिएगा, एशिया प्रशांत क्षेत्र से भारत और अफगानिस्तान इसका मेंबर बना है। ये आप देख सकते हैं अफगानिस्तान की लोकेशन। यहाँ की राजधानी आपको काबुल में मिलेगी। अशरफ घनी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और बात करते हैं यहाँ की मुद्रा की, तो वो आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये आप देख सकते हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को, और इन्हीं को पेटीएम फर्स्ट गेम्स के द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात आई है यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की,
तो ध्यान रखिएगा, हमारे भारत के जो भी सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड हैं वह सारे इनको मिल चुके हैं। यानी कि इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, इनको पद्म श्री भी मिला हुआ है, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है और इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला हुआ है। एक पुरस्कार है जो इनको नहीं मिला है, वो आपका है पद्म भूषण। तो अभी सचिन तेंदुलकर को पेटीएम कंपनी के द्वारा अपने फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यानी कि जैसे आप देखते हैं ये ड्रीम 11 हो गया या फिर प्लेयर जॉपॉट हो गया, तो ये सारे प्लेटफॉर्म हैं, उसी प्रकार का एक प्लेटफॉर्म पेटीएम कंपनी ने भी लॉन्च किया है। और जाहिर सी बात है कि अब इन सबका क्रेज़ थोड़ा सा और बढ़ेगा, क्योंकि जो बेरोजगारों का त्यौहार होता है यानी कि हमारा आईपीएल, उसकी शुरुआत जल्द ही होने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पर पेटीएम कंपनी के द्वारा सचिन तेंदुलकर को अपना एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बात करते हैं कुछ अन्य ब्रांड एम्बेसडर की। तो ध्यान रखिएगा, WTF स्पोर्ट्स ने सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओकले ने रोहित शर्मा को बनाया है। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने आयुष्मान खुराना को बनाया है। एस बोटॉप ने ड्वेन ब्रावो को बनाया है। मिंत्रा ने कियारा आडवाणी को बनाया है। और प्लेयर जॉपॉट की बात करें तो इन्होंने भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने बैंकों को एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट रिकॉग्निशन प्रोसेस को किस समय तक पूर्ण स्वचालित करने के निर्देश दिए हैं? तो ये निर्देश दिए गए हैं 30 जून 2021 तक के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आइए ये पूरा मामला क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई बैंक है और आपको यहाँ पर कर्ज की आवश्यकता हुई, यानी कि आप बैंक में गए और आपने यहाँ पर ऋण के बारे में बात की। तो बैंक के द्वारा जब भी आपको किसी प्रकार का ऋण दिया जाता है तो उस ऋण के ऊपर आपको ब्याज देना पड़ता है और आपको एक मंथली इंस्टॉलमेंट भी हर महीने जमा करनी पड़ती है। अब मान लीजिए कि आप बैंक में गए, आपने ऋण ले लिया, कुछ समय तक आपने उसको जमा किया या फिर आपने पहले महीने से लेकर के 90 दिनों तक यहाँ पर किसी भी प्रकार की ईएमआई को जमा नहीं किया, तो उस स्थिति में बैंक के द्वारा जो आपका अकाउंट होता है उसको एनपीए अकाउंट घोषित कर दिया जाता है और ये जो राशि है उसको भी एनपीए घोषित कर दिया जाता है। तो अभी तक क्या होता था कि जो भी इस प्रकार के बैंक थे वहाँ पर मैनुअल फंक्शन होता था, यानी कि बैंकों के द्वारा एनपीए की घोषणा की जाती थी। लेकिन अब आरबीआई ने ये कह दिया है कि जितने भी बैंक हैं उनको यहाँ पर इस प्रकार से गैर निष्पादित संपत्तियों की पहचान के लिए एक विशेष प्रकार की सूचना तकनीक प्रणाली का उपयोग करना पड़ेगा, जो कि ऑटोमेटिक यानी कि स्वचालित तरीके से इस प्रकार के जो एनपीए होंगे उनकी पहचान कर लेगी और उनको यहाँ पर मार्क कर दिया करेगी। भारत में अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंकों में एनपीए की समस्या काफ़ी ज़्यादा है और ये जो आपकी मुद्रा स्कीम है इसके द्वारा भी एनपीए की जो मात्रा है इसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। तो मार्च 2020 तक हमारे देश में कुल एनपीए है 6.78 लाख करोड़। तो ये है एनपीए की मात्रा, ये आपको ध्यान रखना है। अभी आरबीआई के द्वारा जो बैंकों में चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होते थे उनके लिए भी गाइडलाइन को जारी किया गया है। आइए थोड़ा सा आरबीआई से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी जान लेते हैं। मनी ऐप आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। माइकल देवव्रत पात्रा नए उप गवर्नर बने हैं। एनएस विश्वनाथन जी ने इस्तीफा दिया है और बीपी कानूनगो जी ये भी उप गवर्नर हैं आरबीआई के, इनके कार्यकाल को विस्तारित किया गया है। जनक राज ये मौद्रिक नीति समिति के तीसरे अध्यक्ष बन गए हैं। तरुण बजाज की बात करते हैं तो ये आरबीआई के नए निदेशक बनाए गए। एस बैंक के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था, यानी कि मोनाटोरियम लगाया गया था आरबीआई के द्वारा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो निवेश की सीमा थी इसको 9% से बढ़ा करके 15% किया गया। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बनी है ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल। अभी आरबीआई के द्वारा केवी कामत की अध्यक्षता में कोविड-19 के कारण जो भी तनावग्रस्त परिसंपत्तियां हैं उनके ऊपर एक रिपोर्ट देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। चेक से धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे की शुरुआत की गई और आदित्य बिरला पेमेंट बैंक का जो लाइसेंस है वह पूरी तरीके से यहाँ पर
आरबीआई के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको यहां पर नियुक्त किया है? तो नियुक्ति यहां पर की गई है समीर कुमार खरे जी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बात करते हैं यहां पर समीर खरे जी की, तो ये 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में ये हमारा जो आर्थिक मामलों का विभाग है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, उसके अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं और 3 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। एशियाई विकास बैंक की बात करें तो स्थापना इसकी 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय इसका आपको मनीला में मिलेगा, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। अध्यक्ष हैं जापान के मसात्सुगु असाकावा, और अभी हमारे जो चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा, ये इसके उपाध्यक्ष बन गए हैं। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सबरीना सिंह की, तो मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं उनके द्वारा इनको अपना मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। मनीषा सिंह की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनको अमेरिका के द्वारा ओईसीडी में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। और अशोक माइकल पिंटो की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनको भी अमेरिका के द्वारा विश्व बैंक में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो ये इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। सितंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने एमएसएमई इकोसिस्टम के विकास के लिए सिडबी के साथ में समझौता किया? तो ये समझौता किया है राजस्थान राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और अगर आपको याद हो तो इसी प्रकार का एक समझौता महाराष्ट्र ने भी किया था। तो इसके अंतर्गत होगा क्या? तो इसके अंतर्गत राजस्थान राज्य में जो भी एमएसएमई क्षेत्र है उसको वित्तीय, तकनीकी, मार्केटिंग या फिर निर्यात के लिए सरकार के द्वारा सिडबी के साथ में मिलकर के सहायता प्रदान की जाएगी। राजस्थान की सरकार ने जो एमएसएमई एक्ट है उसमें भी संशोधन किया है और इन्होंने कहा है कि जो एमएसएमई सेक्टर होगा उसको यहाँ पर किसी भी प्रकार की अनुमति लेने के लिए या फिर उसके इन्फेक्शन में 3 वर्षों के लिए छूट दी जाएगी। राजस्थान से जुड़े हुए कुछ अन्य चीज़ों की बात करते हैं तो न्यायिक सेवा में इन्होंने 5% आरक्षण दिया है। इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है। पर्यावरण संबंधी अपराधों के ऊपर जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये शीर्ष पर रहा था। अभी पीएम के द्वारा जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया और एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत राजस्थान को टैग किया गया है असम के साथ में। तो राजधानी यहाँ की जयपुर है। राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। कांग्रेस के अशोक गहलोत जी सीएम हैं। लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 हैं, विधानसभा में 200 सीटें हैं। उच्च न्यायालय इसका जोधपुर में मिलेगा। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं इंद्रजीत मोहंती। स्थापना इसकी 30 मार्च 1949 को हुई थी। राष्ट्रीय पार्क आपको यहाँ पर 5 मिल जाएंगे: सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर, डेजर्ट नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल्स। टाइगर रिजर्व आपको 3 मिलेंगे: सरिस्का, मुकुंदरा हिल और रणथंभौर। मंदिर यहाँ के 2 प्रमुख हैं: दिलवाड़ा जैन मंदिर और मेदिनीपुर बालाजी का मंदिर। रामसर स्थल भी यहाँ पर 2 हैं, एक है आपका सांभर झील और एक है यहाँ पर केवलादेव। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने 1 वर्ष तक मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहन को एम्बुलेंस का दर्जा दे दिया? तो ये दर्जा दिया है महाराष्ट्र की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मैंने आपको शुरुआत में भी कई बार बताया था जब कोविड-19 शुरू हुआ था कि जो भी कोविड-19 के पेशेंट होते हैं अगर उनकी स्थिति खराब होती है तो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। और जाहिर सी बात है अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो फिर व्यक्ति को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा ये जो भी वाहन होंगे जिनके द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाएगा उनको एम्बुलेंस का दर्जा दिया गया है, जिससे ये लोग बिना किसी रोक टोक के अस्पताल तक ऑक्सीजन को पहुंचा सकें। महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके द्वारा भी एमएसएमई के लिए सिडबी के साथ में समझौता हुआ है। मेरा परिवार मेरा दायित्व नाम का अभियान भी शुरू किया। जो भारत की पहली किसान रेल चली थी वह भी महाराष्ट्र से ही चली थी। और 5 स्टार विलेज स्कीम जो केंद्र सरकार ने शुरू की है उसके अंतर्गत सबसे पहले पायलट बेसिस पर इसे महाराष्ट्र में ही शुरू किया जाएगा। मैग्नेट प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हुई है महाराष्ट्र में। भारत एयर फायर सर्विसेज का भी उद्घाटन किया गया यहाँ पर। और पूर्व सीएम शिवाजीराव पाटिल का अभी निधन हो गया है। महाराष्ट्र की राजधानी आपको गर्मियों में मिलेगी मुंबई में, जो कि सर्दियों में चली जाती है नागपुर में। राज्यपाल यहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं उद्धव ठाकरे। लोकसभा में 48, राज्यसभा में 19, विधानसभा में 288 और विधान परिषद में 78 सीटें हैं। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं दीपांकर दत्ता। और उच्च न्यायालय आपको मुंबई और नागपुर दोनों जगह पर मिल जाएगा।
राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर आपको 6 मिलेंगे, गुगामल, संजय गांधी, जवाहरलाल नेहरू पेंच, उसके अलावा चंदौली, नावेगांव और तड़ोबा। टाइगर रिजर्व भी आपको यहाँ पर 5 मिल जाएंगे, बोर, नावेगांव नगजीरा, तड़ोबा अंधेरी, मेलघाट और सह्याद्री। कई सारे आपको मंदिर मिलेंगे महाराष्ट्र में, जिनमें से घृणेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर ये आपके 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल हैं। और सिद्धि विनायक मंदिर, श्री साईं बाबा का मंदिर और सगनी सिंगनापुर का जो मंदिर है ये भी आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। रामसर स्थल यानी कि वेटलैंड यहाँ पर मात्र एक है, जो कि इसी वर्ष घोषित हुआ है, और ये आपका है नंदूर, मदमेश्वर, पश्चिम बिहार। सितंबर 2020 में यूरो मनी द्वारा किसे 2020 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है HDFC बैंक के CEO और MD आदित्य पुरी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत में किसी भी बैंक के लिए CEO या MD के तौर पर कार्य करने वाले आदित्य पुरी सबसे ज़्यादा समय के लिए व्यक्ति हैं, यानी कि इन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक HDFC के CEO और MD के रूप में कार्य किया है। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान HDFC बैंक ने अपने आप को एक विश्व स्तरीय बैंक के रूप में स्थापित किया। तो जो इन्होंने HDFC बैंक के लिए योगदान दिया, उसी के लिए यूरो मनी ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। ध्यान रखिएगा, शशिधर जगदीशन नए MD और CEO होंगे HDFC बैंक के। और यूरो मनी की बात करते हैं तो यह यूके की एक व्यापार और निवेश के ऊपर आधारित पत्रिका है। बाकी यहाँ पर 2 नाम आप और देख सकते हैं, जिनमें से शांतनु नारायण और आनंद महिंद्रा, इनको अभी 2020 लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर रतन लाल जी की बात करते हैं तो इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। भारत सरकार ने इनमें से किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो नियुक्ति यहाँ पर की गई है राजेश खुल्लर जी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हमारे यहाँ पर जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है, उनके द्वारा 3 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। और राजेश खुल्लर की बात करते हैं तो ये वर्तमान में हरियाणा के जो CM हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके प्रधान सचिव हैं। अब विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक का मतलब क्या होता है? विश्व बैंक की अगर हम बात करते हैं तो इसके बहुत सारे मेंबर देश हैं। अब यहाँ पर जो भी मेंबर देश हैं, उनके द्वारा विश्व बैंक में अपना एक कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 25 कार्यकारी निदेशक मिलेंगे आपको विश्व बैंक में। तो भारत के द्वारा यहाँ पर राजेश खुल्लर की नियुक्ति की गई है। और ये विश्व बैंक में भारत के साथ साथ बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मैल्पस। बाकी अगर हम लोग TS तिरुमूर्ति जी की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन में ये भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं। राजीव कुमार, इनके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये चुनाव आयुक्त बन गए हैं। अशोक लवासा, ये आपके बन गए हैं ADB के नए उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किस राज्य में नए एम्स के स्थापना को मंजूरी दी गई? तो ये स्थापना को मंजूरी मिली है बिहार राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन C करेक्ट होगा। तो बिहार में है चुनाव और इसीलिए कई सारी योजनाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो PM के द्वारा कुल मिलाकर के 541 करोड़ रुपए में 7 प्रोजेक्ट का यहाँ पर उद्घाटन किया गया, जिसके अंतर्गत अमृत योजना के तहत 4 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, नमामि गंगे के अंतर्गत 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए प्रोजेक्ट और मुजफ्फरनगर रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की नींव यहाँ पर PM के द्वारा रखी गई है। इसके अलावा बिहार के भागलपुर में एक नए एम्स की स्थापना को भी मंजूरी मिली है। और कल ही या परसों मैंने आपको बताया था कि PM के द्वारा यहाँ पर 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया है। बिहार की बात करते हैं तो राजधानी पटना में है फागू चौहान राज्यपाल हैं, नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, लोकसभा में सीटें हैं 40, राज्यसभा में हैं 16, विधानसभा में 243, विधान परिषद में 75 सीटें। मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल, उच्च न्यायालय यहाँ का है पटना में। राष्ट्रीय पार्क आपको वाल्मीकि के नाम से मिलेगा। टाइगर रिजर्व भी है वाल्मीकि। बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको पश्चिमी बिहार मिलेंगे, सरैया मैन, बरेली झील, सलीम अली, कुशेश्वर स्थान और उधवा झील। मंदिर यहाँ पर है बोध गया का मंदिर। ध्यान रखिएगा, ये बरेली झील, सलीम अली एक ही पश्चिमी बिहार है।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी आइए जान लेते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं। इंटीरियर डिजाइनर जो हैं गौरी खान, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है माई लाइफ इन डिजाइन और इसका प्रकाशन जल्द ही किया जाएगा। इमामी कंपनी के द्वारा अपने हाइजीन उत्पादों के लिए जूही चावला को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस तो मनाया ही गया, इसके अलावा लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी यहाँ पर मनाया गया है। एशियाई विकास बैंक ने ये कहा है कि जो हमारी जीडीपी का आकार है उसमें -9% का संकुचन देखने को मिलेगा, यानी कि हमारी जीडीपी 9% तक सिकुड़ जाएगी। और चीन के द्वारा अभी 9 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, 99 नहीं है, ये आपके हैं 9 सैटेलाइट। अब आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक यहाँ पर किसे मिला है? 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? और विशेष कोड टू विन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट में देने हैं। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शाम की वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल जीके सीरीज के अंतर्गत जो हमारे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके मुख्यालय हैं और उनसे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।